हेलो दोस्तों। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 26-27 जून का न्यूज़ टुडे। ठीक है, विज़न का ये। तो बीच में भी मैंने काफ़ी मिस किया अभी 2-3 दिन का। मैं मैंने पढ़ लिया था, वो बनाने वाला था वीडियो, बस मन नहीं किया तो इसकी वजह से नहीं बना पाया। ठीक है, कोशिश करूँगा उसे भी कंप्लीट करने का। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है इसके अंदर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को आक्रामक पादप की प्रजातियों के नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जो विदेशों से आई, कुछ कुछ यहीं भारत की है, जो कि क्या है, आक्रामक है, मतलब आसपास की वनस्पति को वो नष्ट कर देती है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बताया गया है? ये जनरली क्या होती है, नेटिव, ये देशज नहीं होती हैं, दूसरे उससे देशों से आई हुई है। ठीक है, एक आक्रामक प्रजाति है जो कि जीव या पादप दोनों हो सकते हैं, और उस नए वातावरण में पारिस्थितिकी या आर्थिक नुकसान का कारण बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन से हैं? पहला देखिए, पार्थेनियम प्रजाति, जो कि 1950 के दशक में अमेरिका से आयातित जो गेहूं था उसके माध्यम से भारत आई थी। ठीक है, दूसरी है लेंटाना दक्षिणी, अमेरिका से सजावटी पौधों के रूप में ब्रिटिश द्वारा लाया गया था ये। ठीक है, उपयुक्त दोनों ही जो प्रजाति है वो भारत के 40% से जो अधिक टाइगर रिजर्व है उसके लिए खतरा पैदा कर रही है। काजीरंगा के बारे में देखिए, यहाँ पे दे रखा है। काजीरंगा क्या है? असम में स्थित क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें विश्व के एक सींग वाला जो गैंडा है, जिसकी ये फोटो दे रखी है, उसकी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है काजीरंगा में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जिसको 1985 में जो है प्रदान किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व 2006 में भी से दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर थे उन्होंने 18 ऐसे आक्रामक जो पादप होते हैं उनकी एक सूची सौंपी है। ये क्या करते हैं, जो पादप है वो देशज घास, झाड़ियों, वृक्षों, इनके लिए खतरा उत्पन्न करते हुए जो भू परिदृश्य है उस पर कब्जा कर रहे हैं। जो हमारे शाकाहारी जानवर है वो आमतौर पर इनको जो है, इनका सेवन करने से बचते हैं, मतलब इनको खाते नहीं है, जिसकी वजह से इनका फैलाव ज़्यादा होता जा रहा है। ऐसे में ये पादप खतरनाक गति से पुनः उत्पन्न होते रहते हैं और देशज वनस्पति है जो उनको सीमित करने के लिए खतरा पैदा करते रहते हैं। ठीक है, भारत में कई आक्रामक प्रजाति की पहचान की गई है। ये देखिए यहाँ पे नाम दे रखे सबके। बॉम्बैक्स सैबा, क्रेतेवा मैग्ना, ट्रेविया न्यूडीफ्लोरा, लेगरस्ट्रोमिया स्पीशियोसा। ठीक है, लेगरस्ट्रोमिया परफिविफ्लोरा, लिट्सिया सिफोइलिया, सिक्यूरिनेगा इरोसा, रोजा इनावलुक्रेटा, पोमिया कैमिया, डम्स क्यूनिलोलिया। ठीक है, कैल्मस टेनुइस, लो मैक्रोफिला। ये सब इनके नाम है। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पे आएंगे नहीं वैसे, फिर भी एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ पहचानी गई जो प्रजाति है उनमें हर्बल गुण भी है, मतलब कुछ फायदेमंद भी है, जैसे कि ली मैक्रोफिला, सेस्ट्रम ड्यूनर्म आदि इसके उदाहरण है। ठीक है, हालांकि इसकी विषाक्तता जो है उनकी इनकी उपयोगिता से कहीं अधिक हो जाती है। ठीक है, मतलब ये यूजेबल इतना नहीं है हमारे लिए, पर ये विषाक्तता जो है इनकी वो ज़्यादा हो जाती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो आक्रामक प्रजाति है उनको प्रायोगिक तौर पर समाप्त करने, काटने, छाटने, उखाड़ने और घेरने की अनुमति मांगी गई थी। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी 2.0 है, SBM यू 2.0, उसने जो है खुले में शौच इससे मुक्त होने की स्थिति को बनाए रखने के लिए संशोधित स्वच्छ जो प्रमाणन प्रोटोकॉल है वो जारी किया है। ठीक है, ये अलग अलग डिवीज़न में है। एक तो हमारे जो ये खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस, ODF डबल प्लस है। ठीक है, उसके बाद जल प्लस है, तो इनके बारे में देखेंगे डिटेल में। तो ये जो है जो प्रोटोकॉल है वो जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत इसका टाइम पीरियड क्या है, तो स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी 2.0 है, इसको 21 से 22 से लेकर 2025 से 26 तक की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पिछले साल स्टार्ट किया गया था। इसमें जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके दौरान प्राप्त जो स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परिणाम है उसको बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आरंभ किया गया था इसे। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है, मतलब शहरी क्या होता है, अर्बन यू, उसको सभी शहरी जो स्थानीय निकाय है उसमें 2014 से ही शुरू किया गया था। इसे व्यक्तिगत, घरेलू शौचालय और सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय, ठीक है, एक तो घरेलू होता है, एक सार्वजनिक होता है, इनके निर्माण के माध्यम से खुले में शौच से मुक्ति के 100% स्थिति प्राप्त करने के लिए आरंभ किया गया था। अब इसके उपाय क्या है? प्रमाणन की प्रत्येक श्रेणी के लिए जो घोषित किए गए हैं। सबसे पहले कब घोषित की जाती है ODF जो है, ठीक है, जो खुले में शौच है उससे मुक्त जो है कब घोषित की गई? यदि एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका उपाय क्या हो सकता है? सर्वेक्षण, नमूना आकार और स्थान प्रकारों की संख्या में वृद्धि करके
मजबूत निगरानी तंत्र सुनिश्चित करना, ठीक है, ताकि उनकी निगरानी रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता ना पाया जाए। ओडीएफ प्लस कब वो हो जाता है, घोषित किया जाता है, तो ओडीएफ दर्जा जो जो ऊपर वाला ओडीएफ है उसके दर्जे के साथ सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय चालू स्थिति में है और उनका अच्छी तरह से रखरखाव किया जा रहा हो, जिसका उपाय क्या होगा, सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय के चालू अवस्था में रहने पर ध्यान दिया गया है। लंबी अवधि तक कारगर बनाए रखने के लिए अभिनव संचालन और रखरखाव व्यवस्था मॉडल को अपनाया गया हो। ओडीएफ डबल प्लस, जो ओडीएफ प्लस हमारा है जो सार्वजनिक शौचालय है उसका देखरेख करना, तो उस दर्जे के साथ और मलयुक्त गाद एवं सेप्टेज प्रबंधन से युक्त शौचालय, ठीक है, मतलब इसका जो हम सार्वजनिक शौचालय बनाते हैं उसको सेप्टिक टैंक के थ्रू कनेक्टेड किया जाए, ठीक है। तो इसके उपाय क्या कर सकते हैं, सेप्टिक टैंक और सीवर की यंत्रीकृत सफाई, ठीक है, मतलब मैनुअल ना होके, इंसान ना करके उसे जो है वो कर सके, ऑटोमेटिक मतलब मशीन से यंत्रीकृत सफाई की जा सके। उपयोग किए गए जल के सुरक्षित संग्रह और उपचार के साथ साथ मलयुक्त गाद के सुरक्षित प्रबंधन पर भी बल दिया जाए। अब जल प्लस क्या है, तो इसके अंतर्गत जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ है उसको पर्यावरण में छोड़ने से पहले एक संतोषजनक स्तर पर उपचारित किया जाए, ठीक है, ट्रीट किया जाए, जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानदंड है जो CPCB है उसके अनुसार किया गया है, ठीक है। इसके उपाय क्या कर सकते हैं, तो उपयोग किए गए जल और मलयुक्त गाद दोनों के संग्रह, परिवहन, उपचार और पुनः उपयोग पर बल दिया जा रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, तो भारत और जो EU है, यूरोपीय संघ है, उसने सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के अधिकार, ठीक है, इसकी प्राप्ति में जो लैंगिक समानता है उसको साकार करने पर सह कार्यक्रम का आयोजन किया, ठीक है। अभी देखिए यह कार्यक्रम जो है 50वें नियमित सत्र के दौरान आयोजित किया गया, किसके, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स मानवाधिकार ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, इसके 50वें सत्र में इसे आयोजित किया गया था, ठीक है। इस कार्यक्रम में क्या है, महिला और जो लड़कियां होती हैं उनके मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए जो SDG 6 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनके तहत राज्यों द्वारा तेजी से प्रगति करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया। SDG 6 क्या है, सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता इनसे संबंधित है, ठीक है। तो जो ये वो है कार्यक्रम है, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार है, ठीक है, इंटरनेशनली जो ह्यूमन राइट है उनको इसमें इंक्लूड किया गया। यह मानवाधिकार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, उन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, इसके पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो ये है हमारा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा है, ये जो है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो 1948 में हुई थी और जो कि 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, इसके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, UNHRC, इसके बारे में अभी हमने जो मंथली मैगजीन पढ़ी थी उसके अंदर भी आया था ये, ठीक है। तो यह एक संयुक्त राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है, 47 सदस्य हैं, दुनिया भर के सभी जो भी मानवाधिकार है उनके प्रसार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। पिछले वर्ष भारत को 2022 से 24 के कार्यकाल के दौरान इसके लिए फिर से चुना गया था। उसके अलावा देखिए जो ये है हमारा कार्यक्रम है जो हमारा, उसको 2010 में जो जनरल असेंबली UN की, उसने एक मानवाधिकार के रूप में संकल्प मान्यता देते हुए इसे संकल्प में अपनाया था। इसे जीवन के पूर्ण आनंद सभी मानवाधिकारों के लिए आवश्यक माना गया है। अब इसकी जो है जो ये कार्यक्रम है इसके प्रमुख तत्वों में निम्नलिखित शामिल है, क्या क्या, सबसे पहले उपलब्धता, पहुंच, वहनीयता, गुणवत्ता, स्वीकार्यता। तो उपलब्धता में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त और निरंतर जल हो, ठीक है, जल के रूप में है, SDG 6 है ये, तो जल के लिए है ये। तो सबसे पहले जो जल है वो पर्याप्त हो और निरंतर हो। पहुंच, तो दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों सहित सभी वर्गों के लिए सुरक्षित पहुंच हो इस तक। वहनीय, किसी को भी पहुंच से वंचित नहीं किया जाए। गुणवत्ता और सुरक्षा, तो इसके लिए जल के जो सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ और रेडियोलॉजिकल खतरे हैं उससे सुरक्षित होना चाहिए। स्वीकार्यता, तो जल और स्वच्छता से संबंधित सभी सुविधाएं सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए। साथ ही ने जो है लैंगिक जीवन चक्र, निजता संबंधी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अब देखिए G7 जो नेता है, जो मीटिंग हो रही है G7 नेताओं ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII, ठीक है, इसको लॉन्च किया है। डबल आई क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले G7 के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये फिगर आपने बहुत बार देखा होगा, ये सारे G7 देश हैं हमारे। उसके बाद अगर रशिया को मिला देते हैं तो G8 हो जाते हैं, और बाकी अगर
इनको भी मिला देते तो G20 हो जाता है, जिसमें भारत भी G20 का मेंबर है। ठीक है, तो PGII जो है इसका लक्ष्य क्या है, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर जुटाना है। तो क्या वो है, दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ अवसंरचना प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और इसे विविधता मतलब डाइवर्सिटी प्रदान करना। PGII है जो इसको बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इस पहल की आधिकारिक शुरुआत और नया रूप माना जा रहा है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल जो है पिछले वर्ष G7 शिखर सम्मेलन में लॉन्च की गई थी। लास्ट ईयर जो है इसे लॉन्च किया गया था। इसके अलावा PGII का लक्ष्य क्या है, तो वैश्विक अवसंरचना जो है, जो वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन कार्यक्रमों के लिए 600 अरब डॉलर को जुटाना है। और उसके अलावा चीन की जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके प्रति संतुलन के रूप में भी इसे देखा जाता है। जो BRI है वो इनिशिएटिव पहल के विपरीत G7 क्या है, इसके द्वारा प्रस्तावित जो PGII है, इस पहल का वित्त पोषण काफ़ी हद तक निजी कंपनियों पर निर्भर करेगा, मतलब प्राइवेट जो सेक्टर है वो यहाँ पे पैसा देंगे। ठीक है, चीन की BRI पहल जो है भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ेगी। ठीक है, जिसका भारत मेंबर नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार, व्यापार में बढ़ोतरी, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। हालांकि जो BRI है उस समझौतों में पारदर्शिता की कमी है। छोटे देशों पर चीन के बढ़ते कर्ज ने विश्व को चिंताएं और बढ़ा दी है। ठीक है, अवसंरचना विकास के लिए अन्य वैश्विक पहल की अगर बात करें तो यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे, जिसका पर्पज़ क्या है, दुनिया भर में वैश्विक निवेश में मौजूद अंतर को कम करना। एशिया अफ्रीका विकास गलियारा, तो ये क्या है, जो एशिया और अफ्रीका उसके बीच विकास कनेक्टिविटी सहयोग के संबंध में भारत जापान सहयोग आधारित एक विजन है। अन्य संबंधित सुर्खियाँ क्या है, तो USA जो है उसने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और जापान के साथ मिलकर पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक PBP, ठीक है, PBP नाम से एक साझेदारी की घोषणा की है, जिसका पर्पज़ क्या है, अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूत करना। PBP जो है पहल को प्रशांत द्वीपीय देशों पर चीन की आक्रामक पहुंच के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो GST प्रतिपूर्ति उपकर की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ाई गई। अब ये क्या है, तो प्रतिपूर्ति उपकर क्या होता है, एक तरह से इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेस बोलते हैं। ठीक है, प्रति उपकर जो होता है, तो ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है, जितनी भी विलासिता, अनावश्यक और नुकसानदेह वस्तुएं जो होती है वो इसके अंतर्गत आती है, जैसे कि पान मसाला, अलग अलग तंबाकू उत्पाद आदि नुकसानदेह वस्तुएं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 10 रुपये का कोई पान मसाला है, ठीक है, तो उस पर एक तो GST लग गया, इंक्लूड होगा, इसकी कीमत होगी, एक उस पर सेस लगता है। ठीक है, वो उस 10 रुपये के ऊपर पे भी 10% फिर से लगता है। ठीक है, जितने भी ये सारी वस्तु होती हैं। ठीक है, तो इसको जो है समय सीमा 2026 तक इसकी बढ़ाई गई है। तो GST जो है उपकर की अवधि और संग्रह की अवधि जो है वो 2022 के अनुसार प्रतिपूर्ति उपकर 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2026 तक लगाया गया है। ठीक है, उपकर का लगाया जाना 30 जून 2022 को समाप्त होना था, पर जो केंद्रीय वित्त मंत्री है उसकी अध्यक्षता वाली जो GST परिषद है, इसने विस्तारित करने का निर्णय लिया है। अवधि में यह विस्तार राज्यों को GST के कारण राजस्व में हुई हानि की जो भरपाई है उसके लिए पहले लिए गए जो ऋण है उनको चुकाने के लिए किया गया था। हालांकि जो बढ़ी हुई अवधि है वो जो है राज्यों को प्रतिपूर्ति दी जाएगी या नहीं, यह अभी तय नहीं किया गया। मतलब ये जो पैसा सेंटर गेन करेगा वो राज्यों को दिया जाएगा कि नहीं, वो अभी तय नहीं किया गया है। ठीक है, GST जो है कर व्यवस्था को वर्ष 2017 में लागू किया गया था। यह वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर एक गंतव्य आधारित कर है। ठीक है, जैसे कि मतलब एक तो IGST लगता है, इंटर स्टेट लगता है। ठीक है, CGST लगता है, सेंटर पे जो सेंटर और उसमें लगता है। ठीक है, और उसके अलावा जो एक स्टेट से स्टेट में जाने पे लगता है। ठीक है, IGST क्या होता है, जो एक स्टेट के अंदर ही लगता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे। ठीक है, उसके अलावा जो है ये GST अधिनियम 2017 है, उसके प्रावधानों के अनुसार जो GST है उसके कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व की किसी भी नुकसान के लिए राज्यों को 5 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिपूर्ति का आश्वासन दिया गया था। ठीक है, मतलब इसको जब लगाया गया था तब ये बोला गया था कि 5 साल तक जो भी जो राज्यों को नुकसान होगा, इस जो उपकर है उसका पैसा इन्हें दिया जाएगा। इसका द्विमासिक आधार पर भुगतान किया जाता है। चुनिंदा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर GST प्रतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है। ठीक है, ये सारी इसमें चीज़ें आती है। केंद्र सरकार ने 31 मई 2022 तक राज्यों को बकाया जो GST प्रतिपूर्ति है उसकी राशि जारी कर दी गई है। हालांकि कई राज्यों जो है प्रतिपूर्ति को 5 वर्ष से अधिक समय तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
मतलब उन्हें जो है 5 साल के बाद भी पैसा मिले राज्यों को, ठीक है। नमक क्षेत्र के संकट से लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। तो ये क्या है, तो जो नमक उद्योगों में लगे जो किसान और श्रमिक है, उनको मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के लिए जो उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है, मतलब मैनेजमेंट नहीं है। तो वर्तमान में जो है भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है भारत, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है अमेरिका और चाइना के बाद। गुजरात देश का लगभग 80% नमक का उत्पादन करता है। गुजरात ही अकेला ही 80% नमक का उत्पादन करता है भारत में। तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश अन्य प्रमुख नमक उत्पादक देश है, राज्य सॉरी, ठीक है। हिमाचल और राजस्थान में नमक का उत्पादन खनन खनन द्वारा किया जाता है, मतलब खुदाई द्वारा किया जाता है। वहीं अन्य जो समुद्र तटवर्ती राज्य उसमें समुद्री जल के सौर वाष्पीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, मतलब नमक पानी को डाल देते हैं और धूप से उसका पानी उड़ जाता है और नमक नीचे रह जाता है राजस्थान वगैरह में। भारत के नमक में प्रमुख स्रोत की बात करें तो समुद्री नमक, झील नमक, उपमृदा नमक, सेंधा नमक निक्षेप मिलते हैं, ठीक है। नमक संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में सूचीबद्ध है। इस प्रकार जो है केंद्र सरकार नमक उद्योग के लिए सभी पहलों को नियंत्रित करती है। सेंटर यहाँ पे सभी को नियंत्रित करती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय क्या है, नमक आयुक्त कार्यालय, उसको उपयुक्त कार्य सौंपा गया है। सरकार ने नमक उद्योग को 96 से लेकर 97 में लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त कर दिया था, मतलब इससे कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। नमक उद्योग को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या। सबसे पहले पुरातन कानून, जो नमक उद्योग है उसको नियंत्रित करने वाले कानून जो है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। मूल्य समर्थन का अभाव, जो मतलब मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा मूल्य समर्थन। पेशे से स्वास्थ्य संबंधी खतरे, चिरकालिक त्वचा शोध या डर्मेटाइटिस, त्वचा के जो छाले होते हैं, समय से पहले दृष्टि की हानि, कॉर्निया के आकार में वृद्धि आदि, ये सब मतलब वहाँ पे जो कार्य करते हैं नमक उद्योग में उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इन खतरों के बारे में कुछ भी एड्रेस नहीं किया गया। उसके बाद देखिए अन्य सुर्खियाँ क्या है, प्रकृति के पुनर्स्थापना के लिए ईयू का प्रारूप कानून, ठीक है। तो ये जो प्रकृति की पुनर्स्थापना के लिए कानून बनाया है उसका उद्देश्य क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्बहाल करना। तो इससे होगा क्या, तो जो यूरोपीय संघ की भूमि और समुद्री क्षेत्र है उसमें जैव विविधता एवं प्राकृतिक जो लोचशीलता है उसकी पुनर्प्राप्ति में योगदान दिया जा सकेगा। इसके मुख्य प्रावधान क्या है, तो इसके तहत 2030 तक क्या करना है, रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग जोखिम को जो है 50% तक कम किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो परागणकों की आबादी है उसमें हो रही गिरावट को रोका जा सकेगा। सभी शहरों और कस्बों में कम से कम 10% वृक्ष वितान, जिसे ट्री कैनोपी कवर है, उसमें वृद्धि करना, मतलब ट्री से कवर कर देना, 10% की वृद्धि की जाएगी। 2030 तक नदियों के 25,000 किलोमीटर तक मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब वहाँ पे जो बड़े बड़े बांध होते हैं और जिनसे अवरोध होता है उनको हटाकर, ठीक है। उसके अलावा देखिए अल्प विकसित देश कोष और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष, LDCF, SCCF, इनके बारे में देख लेते हैं पहले ये होते क्या है, ये न्यूज़ में क्यों फिर देखेंगे। तो ये क्या है, इन कोषों को 2001 में स्थापित किया गया था। इनकी स्थापना जो है विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन जो प्रयास है उनका समर्थन करने के लिए किया गया था, जितने भी विकासशील देश हैं, जिसका पर्पज़ क्या था, राष्ट्रीय प्राथमिकता को संबोधित करने वाले देशों द्वारा संचालित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना। LDCF एकमात्र ऐसा कोष है जो है जो कि LDC में जलवायु अनुकूलन कार्रवाई का समर्थन करने के प्रति पूर्णतया समर्पित है। मतलब जितने भी हमारे अल्प विकसित देश हैं उनमें जो जलवायु है उसके अनुकूलन कार्रवाई, ठीक है, वो करने के लिए समर्थित देश है, समर्थित एकमात्र ऐसा कोष है, ठीक है। SCCF जो है उसको विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उससे संबंधित गतिविधियों तथा पहलों के वित्त पोषण के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो हाल ही में इन दोनों जो कोष है इनकी 32वीं परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें जो अल्प अवधि वाले देश है और महासागरीय विकासशील देश है इनके प्रतिनिधियों ने अल्प विकसित देशों के लिए फंडिंग सीमा को $10 मिलियन से $20 मिलियन बढ़ाने की योजना का स्वागत किया है, ठीक है। पहले जो 10 मिलियन था उसको 20 मिलियन करने का स्वागत किया है। अमेरिकी सीनेट ने ऐतिहासिक बंदूक हिंसा विधेयक पारित किया, ठीक है। तो इस विधेयक में क्या हुआ, जो देश में क्रूर सामूहिक गोलाबारी की घटनाएं हैं उनकी प्रतिक्रिया के रूप में इसे देखा जा रहा है। विधेयक सबसे कम आयु के बंदूक खरीदारों की पृष्ठभूमि की जांच को सख्त करेगा, मतलब जो माइनॉरिटी में आते बच्चे खरीदते हैं उनकी एज को सख्ती से उनकी निगरानी करेगा। साथ ही यह कानून
घरेलू हिंसा के दोषी अपराधियों को बंदूकों की खरीदारी करने से प्रतिबंधित करेगा। भारत में अगर बंदूक कानून देखें तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने 1878 के शस्त्र अधिनियम को लागू किया था 1878 में, जिसके तहत जो है किसी भी भारतीय को तब तक आग्नेयास्त्र रखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था जब तक कि वह क्राउन के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त ना कर दे। ठीक है, मतलब उस समय की बात हो रही है ये, जो कि स्वतंत्रता के बाद इस कानून को समाप्त किया गया और भारतीय आयुध अधिनियम 1959 को पारित किया गया। ठीक है, इस अधिनियम में क्या कहा गया, किसी भी जो आग्नेयास्त्र है या गोला बारूद है उसको प्राप्त करने, रखने या ले जाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, लाइसेंस जारी कर दिया मतलब 1959 में। साल्मोनेला टाइफी या फिर एस टाइफी, ये क्या है, ये एक तरह का बुखार होता है। ये बुखार के लिए मतलब उत्तरदायी होता है, जो कि दुनिया भर में सालाना 1 लाख से अधिक लोगों की मौतें हो जाती है जिससे। दक्षिण एशिया, इस रोग के पूरे विश्व के 70% मामले दक्षिण एशिया में मतलब देखे जाते हैं। एस टाइफी एक ग्राम नेगेटिव व छड़ के आकार का फ्लैगेलेटेड लंबे बालों वाली संरचना जो होती है वो जीवाणु होता है। ठीक है, जिसका एकमात्र अधिवास मानव शरीर होता है, जो कि सिर्फ मानव शरीर पे भी जीवन उसका चलता है। ठीक, अब इसका रीज़न क्या होता है होने का, तो आमतौर पर यह लोगों में जो मलमूत्र से दूषित भोजन होता है या जल के अंतर्ग्रहण होता है उससे होता है। ठीक है, टाइफाइड बुखार के संक्रमण का सफलतापूर्वक इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हाल के अध्ययन के अनुसार प्रतिरोधी एस टाइफी जो उपभेद है स्ट्रेन्स जो है उसके उद्भव से उनकी प्रभावशीलता को खतरा है। ठीक है, मतलब जो ये एंटीबायोटिक्स दवाई है वो भी इस पर असर ना करे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, फास्ट चार्जिंग सॉलिड स्टेट बैटरी, तो ये जो हमारी भारतीय विज्ञान संस्थान है उसके शोधकर्ताओं ने सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी, जैसा कि आपको पता ही होगा बैटरी किससे बनती है, लिथियम से बनती है, तो इसमें चार्ज डिस्चार्ज की तेज दरों को सक्षम करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। शोधकर्ताओं ने यह पाया कि जो टंगस्टन होता है उस जैसी नैनो स्कोपिक जो ऊष्मारोधी होती है, रिफ्रैक्टरी धातु है, उसकी परतें इन बैटरियों के प्रदर्शन में सुधार कर सकती है। ठीक है, पारंपरिक जो लिथियम आयन है वो बैटरियाँ एक तरल विद्युत अपघटन या फिर इलेक्ट्रोलाइट उसका उपयोग करती है। यह अपघट्य ज्वलनशील होता है, मतलब आपने देखा होगा फ़ोन वगैरह में आग लग जाती है क्योंकि उसकी लिथियम की बैटरी होती है और उच्च तापमान पर जैसे बैटरी फूलने लग जाती है और ख़राब हो जाती है। इससे जो है बैटरी की लाइफ कम हो जाती है और बैटरी में आग लग जाती है। हालांकि तरल विद्युत अपघट्य को एक सेरेमिक ठोस विद्युत अपघट्य से प्रतिस्थापित करने से ली आयन बैटरी सुरक्षित हो सकती है, जो कि एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक चल सकती है। ठीक है, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी है, हो रही है ग्रोथ। केरल की अपनी पक्षियों की क्षेत्रीय लाल सूची होगी, तो ऐसा करने वाला जो है केरल पक्षियों की क्षेत्र विशिष्ट लाल सूची रखने वाला पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, इस सूची को जो है तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN जो है उसकी गाइडलाइंस के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें पक्षियों की संख्या में कमी, उसके पाए जाने के क्षेत्र, छोटी आबादी का आकार, गिरावट आदि सहित 5 मुख्य मानदंड जो है शामिल होंगे। वैश्विक IUCN लाल सूची के अनुसार केरल में पक्षियों की 64 संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। इस सूची में जो है लाल गिद्ध वाला सिर, सफ़ेद पुट्ठे वाला गिद्ध क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और इस लाल सूची विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, IUCN की लाल सूची में वर्गीकृत संकटग्रस्त, लीस्ट कंसर्न और विलुप्त जो होने वाली है। ठीक है, इसमें भी 2 कैटेगरी हमारी है। सबसे पहले EX क्या है, कोई संदेह नहीं है कि प्रजाति के अंतिम सदस्य का लोप हो गया है। ठीक है, EX मतलब खत्म हो चुकी है वो प्रजाति। और EW क्या है, एक्सटेंट इन वाइल्ड, तो ये क्या है, केवल कृत्रिम आवास में जीवित है। यह प्रजाति जो प्राकृतिक वन है उसके महत्वपूर्ण लुप्त हो चुकी है, मतलब इसको जो है कृत्रिम रूप से सिर्फ रखा गया पर ये नेचुरली जो है ख़त्म हो चुकी है। उसके अलावा CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये वन में विलुप्त होने के अत्यधिक उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता होगा कि ये प्रजाति CR है, ये EN है, इस टाइप से जो है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अलग से रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद EN क्या है, एंडेंजर्ड, तो वन में विलुप्त होने के बहुत उच्च जोखिम का सामना करना जिसे पड़ रहा हो। VU क्या है, वल्नरेबल, वन में विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा हो। NT क्या है, नियर थ्रेटेंड, इस प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने का संभावना है। उसके बाद LC लीस्ट कंसर्न, संख्या इतनी अधिक है कि निकट भविष्य में इसके विलुप्त होने के कोई संभावना नहीं है। DD क्या है,
डेटा डेफिशिएंट मतलब जिसका डेटा ही ना हो, इसके विलुप्त होने के जोखिम का अनुमान लगाने के लिए इसके बहुतायत या वितरण पर पर्याप्त जानकारी नहीं हो। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, मिथुन। तो ये क्या है यहाँ पे, मिथुन जो है वो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है उसके मिथुन पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो कि नागालैंड का है, नागालैंड के हैं, उनका दौरा किया नागालैंड में। ठीक है, मिथुन क्या है या गयाल के बारे में, तो ये एक महत्वपूर्ण स्थानीय गो जातीय प्रजाति है जो कि फिगर में आपने देखी होगी, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों और पड़ोसी देशों जैसे म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, चीन आदि के वनों में पाई जाती है, जो कि 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी वनों में रहता है। इसका मांस, दूध व चमड़े के लिए इसका पालन किया जाता है। ठीक है, इसे लोकप्रिय रूप से पहाड़ों के मवेशी के रूप में जाना जाता है, जिस इसका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की देशज जनजातियों द्वारा पालन किया जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु भी है, याद रखिएगा। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। मिथुन, पादप दृष्टिहीनता, प्लांट ब्लाइंडनेस, ये क्या है, तो यह अपने वातावरण में पादपों को देखने या अवलोकन करने में असमर्थता को संदर्भित करता है। कई लोगों के लिए पौधे की तुलना में किसी जंतु की छवि को पहचानना या याद करना कहीं अधिक आसान होता है। इसके परिणामस्वरूप पादपों का सीमित मूल्यांकन होता है और इसके संरक्षण में भी सीमित रुचि हो जाती है। ठीक है, अगला है भारतीय संगीत वाद्य यंत्र। तो हाल ही में जो ज्योतिर्गमय है उसका समापन हुआ है, जो कि देश भर में दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिमा को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा उत्सव है। ठीक है, ज्योतिर्गमय, कुछ वाद्य यंत्र जो प्रदर्शित किए गए, कमेचा तत्व वाद्य यंत्र, जो कि पश्चिमी राजस्थान का मांगणियार समुदाय प्रमुख रूप से उपयोग करता है। ठीक है, नाम क्या है, मांगणियार समुदाय, कमेचा। रावण हत्था, जो कि राजस्थान का एक भोपा समुदाय पाबूजी की फड़ नामक पारंपरिक कथा वाचन के लिए दौरान यूज करता है। ठीक है, सारंगी, तो एकमात्र वाद्य यंत्र है जो सटीक अलंकरण और स्वर के साथ मुखर संगीत की लगभग सभी बारीकियों का सृजन करता है। खोल, पीपे के आकार का असममित ढोल, यह बंगाल और असम के वैष्णव संगीत के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला है सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व। पहला है बंदा सिंह बहादुर, जो कि अक्टूबर 1670 से 9 जून 1716 तक रहे, जिसका राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण नई दिल्ली के लाल किले में महान योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहादत दिवस मनाया गया। ठीक है, इनका जन्म राजौरी गांव, जो कि कश्मीर में है, जिला पुंछ में एक कृषक राजपूत परिवार में हुआ। योगदान क्या है, यह एक मानसिक योद्धा, खालसा सेना के एक सेनापति। उन्होंने मुगलों को हराकर पंजाब में खालसा शासन की स्थापना की थी। किसकी, खालसा शासन की, बंदा सिंह बहादुर। उन्होंने जमींदारों प्रथा को समाप्त किया और भूमि जोतने वालों को भूमि के का स्वामित्व घोषित किया। मूल्य क्या, समर्थित और अनुशासित सैन्य, कुलीन शासक आदि। उसके बाद अगले हैं वेंकट रमन कृष्णमूर्ति, 1925 से 2022। तो ये क्या है, भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के जनक और टर्न अराउंड मैन इसके रूप में लोकप्रिय वेंकट रमन कृष्णमूर्ति का जो है निधन हो गया इस दिन। ठीक है, मतलब आज के दिन, जिस दिन ये न्यूज़पेपर है 25-26। वे वर्ष 1954 में योजना आयोग के भाग के रूप में विद्युत परियोजनाओं की प्रभारी थे। उसके अलावा मारुति उद्योग के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मारुति 800 को लॉन्च किया था। ठीक है, जो मतलब भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिली, मारुति 800। यह कदम भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो भेल है और जो सेल है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके प्रमुख के रूप में उन्होंने कंपनियों को पुनर्जीवित किया। वे पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे, वेंकट रमन कृष्णमूर्ति। ठीक है, मूल्य क्या, नेतृत्व, कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और आदि। ठीक है, तो बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी देखूंगा अगर टाइम लगा तो मैं वो भी, इससे पीछे वाले भी अपलोड कर दूंगा कल। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे।